हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सैम्पलिंग। इसमें हम देखेंगे कि सैम्पलिंग होता क्या है और सैम्पलिंग के जितने भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और उसके बाद उसके जितने भी सब टाइप्स है वो सब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग क्या होता है? अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझे, मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं जो हर किसी ने उसको फील किया होगा। जैसे कि अगर हमारे घर में जैसे चावल बनाते हैं, तो चावल जब हम ये टेस्ट करना होता है कि चावल पके या नहीं पके, तो हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि पूरे चावल में से दो उसके चावल के दाने उठा के और ऐसे चेक करते हैं कि वो पके या नहीं पके। तो हमने क्या किया, पूरे चावल के बाउल में से या पतीले में से दो चावल के दाने निकाले और उसको क्या किया, उसको टेस्ट किया। और उस टेस्ट में जो रिजल्ट आया कि अगर वो पक गया तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पूरा चावल ही पक गया होगा। तो इसमें हमने क्या किया कि पूरे बाउल में से एक सैंपल निकाला और उस सैंपल के ऊपर कुछ टेस्ट कंडक्ट किया और फिर उसको पूरे चावल के बाउल पे जर्नलाइज कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो सेम यही, इसी को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो सैम्पलिंग क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम एक स्मॉल ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं पूरे एक बड़े सैंपल में से, कि जैसे ये पूरा एक बड़ा सैंपल है और इस पूरे सैंपल में से जब हम एक छोटे ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सैंपल बोलते हैं। ताकि हम उसको और उसके ऊपर हम उस छोटे सैंपल पे टेस्ट कंडक्ट करेंगे, फिर उसको पूरी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अप्लाई करेंगे। तो हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा, बहुत कॉस्टली होगा, इम्प्रैक्टिकल भी होगा, कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी पॉपुलेशन को ही स्टडी कर सकें। तो और जब हम सैम्पलिंग वे से कोई भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो वो क्या है कि वो जल्दी भी हो जाता है, हमारे इतने रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते, एक चीपर वे है और हम उसको मैनेज करना भी उसको आसान है। तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। अब कुछ टर्म्स है जो हमें सैम्पलिंग के जितने भी टाइप्स है उनको पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन क्या होता है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पॉपुलेशन जैसे कि इसमें दे रखा है कि अगर इफ़ यू वांट टू स्टडी द स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया, तो अगर हमें इंडिविजुअल मतलब स्टूडेंट्स है जो कि इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनका हमें क्या करना, उनका हमें स्ट्रेस लेवल को मेज़र करना है या स्टडी करना है। तो इसमें हमारी इस स्टडी से रिलेटेड जो भी पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी कि जितने भी इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो सारी क्या कहलाएंगे, वो हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, जिसमें से हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी हमें स्टडी कंडक्ट करनी है वो स्टडी हम किस पे कंडक्ट कर रहे हैं, उसके जितने भी एलिमेंट है, जितनी पूरा एंटायर ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। तो हम रीड करते हैं कि द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आइटम और इवेंट दैट द रिसर्चर वांट टू स्टडी। पॉपुलेशन क्या है कि पूरा ग्रुप जिसको रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, पर उसको करेगा नहीं क्योंकि उसको इतना स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो उस पॉपुलेशन में से क्या निकालेगा, सैंपल निकालेगा। तो पॉपुलेशन के दो टाइप बता रखे, एक फाइनाइट पॉपुलेशन और एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है कि जो लिमिटेड नंबर में हो, मतलब जिसको काउंट कर सके, और इनफाइनाइट जो अनलिमिटेड हो और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है सैंपल अभी हमने पढ़ाई की। सैंपल क्या होता है कि एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का, एक पॉपुलेशन का स्मॉल पार्ट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम सैंपल बोल देते हैं। और इसी सैंपल में हम क्या करते हैं, हमारी एक्चुअल स्टडी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सेलेक्टिंग 200 स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस इन इंडिया टू स्टडी द स्ट्रेस लेवल। जैसे हमने देखा कि हम स्टडी क्या कर रहे हैं कि हम स्ट्रेस लेवल देख रहे हैं। किस पे देख रहे हैं कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं इंडिया के अंदर उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल देख रहे हैं। तो हम पूरे स्टूडेंट जितने भी इंडिया के स्टूडेंट हैं उसके ऊपर स्टडी नहीं कर सकते, हमें इसमें से कुछ सैंपल निकालना पड़ेगा, कुछ पॉपुलेशन में से छोटा हिस्सा निकालना ही पड़ेगा। तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर हमने 200 बच्चे सेलेक्ट कर लिए अलग अलग कॉलेज में से, तो वो क्या हो गया, वो हमारा कहलाएगा सैंपल। फिर नेक्स्ट है सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, एक सोर्स होता है, एक लिस्ट जो होती है जिसमें से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से सैंपल निकालने हैं, मतलब ये सोर्स है सैंपल को निकालने के लिए। जैसे कि इलेक्टोरल रोल हो गया, स्टूडेंट डाटाबेस हो गया, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। और एक टर्म है
प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जैसे सपोज हम कोई भी कॉइन है उसको टॉस कर रहे हैं, या तो उस कॉइन पे आएगा हेड्स या आएगा टेल्स। तो ये इसमें क्या है कि इन दोनों के आने के चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि कोई भी जो टास्क होगा उसके आने के चांसेस कितने हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू लाइकलीहुड और चांस दैट ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। कि हमारे पास हमें नहीं पता कि या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है और दोनों के इक्वल चांसेस है ना। हम ये नहीं कह सकते कि पक्का ही हेड्स आएगा, ये हमें नहीं पता, पर हम ये कह सकते हैं कि 50% चांसेस है कि हेड्स आएगा, 50% चांसेस है कि टेल्स आएगा। मतलब कोई भी इवेंट का किसी चीज़ में इंक्लूड होने के चांसेस को बताता है प्रोबेबिलिटी। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग के कितने टाइप है। तो सैम्पलिंग एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है कि मेथड्स दैट क्लियरली स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ इंक्लूजन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ और इंडिविजुअल इन द सैंपल। कि इसके अंदर क्या होता है कि हर एक मेंबर की जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करें, तो पॉपुलेशन में से हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि हर एक जो मेंबर है पॉपुलेशन का उसके इक्वल चांसेस होते हैं उस सैंपल में सेलेक्ट होने के, हर मेंबर के इक्वल चांसेस है। तो ऐसे जो जितने भी मेथड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। कि इसमें किसी का ये नहीं है कि उसका बिल्कुल भी चांस नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, जैसे कि नॉन ज़ीरो चांस किसी के नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे हमने देखा अभी कि हेड्स और टेल्स आ सकता है, तो इन दोनों के ही चांसेस है कि वो इंक्लूड होंगे, किसी का ये नहीं है कि नॉन ज़ीरो चांस है कि मतलब वो इंक्लूड ही नहीं होगा। सिलेक्शन इज़ डन थ्रू रेंडमाइजेशन, कि रेंडमाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है कि जो सैंपल है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करेगा। बायस आने के चांसेस कम है क्योंकि हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं, तो रिसर्चर की इन्फ्लुएंस उसमें नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम कोई भी एक बाउल में चिट बना के डाल रहे हैं बच्चों की और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें रिसर्चर का कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि इसमें बायस नहीं होगी, जो आएगा वो रैंडमली आएगा। और इसके अंदर हम सैम्पलिंग एरर को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे जो रिज़ल्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। कि मतलब जो भी हमारे सैंपल पे जो स्टडी करके रिज़ल्ट आया उसको हम पूरे पॉपुलेशन पे जब अप्लाई करते हैं तो उसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। तो जनरलाइज करना भी इसके अंदर आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि हमें सबसे पहले तो पॉपुलेशन की लिस्ट पता होनी चाहिए, पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हमारे पास पॉपुलेशन की लिस्ट हो, तो रैंडमाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, थोड़ा कॉस्टली भी है लार्ज पॉपुलेशन के लिए। अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन में से कैसे हम रैंडमाइजेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन, कि इसमें कुछ मेथड है उसके अंदर हमें एडवांस्ड प्लानिंग करनी होती है और हमेशा प्रैक्टिकल नहीं है। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप क्या है। तो सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। ये 3 तरह के मेजर टाइप्स है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के। तो इनको एक बार नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड पढ़ के डिटेल में सारे सब टाइप्स को हम कवर करेंगे। तो अब पढ़ते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि जैसे उसके अंदर क्या है कि हर एक इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी में क्या है, इक्वल चांसेस है ना। पर इसमें जो इंडिविजुअल होता है उसके इक्वल चांसेस नहीं होते सेलेक्ट होने के। वो इंडिविजुअल रिसर्चर अपनी मर्जी से या कोई और क्राइटेरिया सेट करके सेलेक्ट करता है, रैंडमाइजेशन से सैंपल सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप्स क्या क्या है, कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सेचुरेशन सैम्पलिंग, डेंस सैम्पलिंग। और कुछ 1-2 तरह के और भी सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं जिनको हम दोनों में इंक्लूड नहीं करते, वो हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। जैसे कि एक है सिस्टमैटिक और एक है डबल सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये हमारा प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के 3 टाइप पढ़े थे, तो उसमें से ही सिंपल रैंडम है, फिर स्ट्रेटिफाइड होगा और फिर एरिया और क्लस्टर होगा, है ना। सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और
एरिया सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखते हैं कि क्या होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब ईजीएस्ट वे, जो सिंपलेस्ट वे है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का, वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। कि इसमें हम क्या करते हैं कि रैंडमली कोई भी जो सैंपल है उसको सेलेक्ट करते हैं कि इक्वल चांसेस होते हैं सबके सेलेक्ट होने के, और द सिलेक्शन इज डन रैंडमली यूजली यूजिंग रैंडम नंबर टेबल्स, लॉटरी मेथड, कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स। की मतलब कोई भी मेथड करके हमें रैंडमली सेलेक्ट करना है और हर एक इंडिविजुअल की क्या हो, इक्वल चांसेस हो। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, है ना। तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, जैसे कि अब हमने एक सिस्टम लेते हैं कि हमने एक बाउल के अंदर बहुत सारी क्या कर दी, बहुत सारी ऐसी चिट बना के डाल दी, क्योंकि हमें एक मतलब क्लास में से सपोज करते हैं एक क्लास है 50 बच्चों की, उसमें से हमें 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो 50 बच्चों की लिस्ट डाल दी हमने बना के, फिर उसमें से हमने कोई एक चिट निकाली और फिर हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। पर जो ये लिस्ट है ये वापस इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। वंस अ मेंबर इज सेलेक्टेड इट कैन नॉट बी चूजन अगेन। कि एक बार हमने ये लिस्ट सेलेक्ट कर ली तो वापस इसके अंदर नहीं जा सकती, उसको हम उसी के अंदर वापस नहीं डालेंगे और उसके सेलेक्ट होने के चांसेस अगेन नहीं हो सकते। तो प्रोबेबिलिटी चेंजेस विद ईच सिलेक्शन बिकॉज द पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेस। की जैसे हमने एक लिस्ट निकाल ली तो अब जो दूसरा सैंपल है उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होता रहता है। तो एग्जांपल हमने देख ही लिया। अब है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, इसमें क्या होता है उसी का अपोजिट। कि जैसे कि हमने ये बाउल निकाला, उसमें हमने अलग अलग चिट डाली और एक चिट निकालने के बाद में हमने ये चिट वापस इसके अंदर डाल दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। कि वंस अ मेंबर इज सेलेक्टेड इट इज पुट बैक इनटू द पॉपुलेशन एंड कैन बी चूजन अगेन। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे कि अगर हमने कोई एक डाई को उछाला, मतलब डाइस होता है, डाइस को उछाला, तो हमारी जो आउटकम है वो रिपीट हो सकती है। ये तो नहीं है कि अगर एक बार मतलब 6 आ गया तो बाद में 6 नहीं आ सकता, तो चांसेस है कि वापस भी वो चीज़ सेम चीज़ सेलेक्ट हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। एडवांटेजेस क्या है इसके, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, बायस नहीं हो सकती, स्टैटिस्टिकली रिलायबल, सपोर्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और डिसएडवांटेज क्या है कि डज नॉट इंश्योर दैट दोज एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर इन पॉपुलेशन विल बी इंक्लूडेड। कि ये भी तो चांसेस है कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जो बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करती है, तो ये हम श्योर नहीं है कि वो जो पॉपुलेशन है वो भी सैंपल के अंदर इंक्लूड होगी या नहीं होगी, तो वो हमारी फिर ट्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। कि इसके अंदर जो नॉलेज है इन्वेस्टिगेटर की उसको भी हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। रिसर्चर खुद अपनी नॉलेज लगा के सैंपल सेलेक्ट नहीं करेगा, वो सिंपली क्या है रैंडमाइजेशन के थ्रू करेगा। और चांस वेरिएशन की मतलब बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि जो रैंडम सैंपल्स हमने सेलेक्ट किया है वो भी गलत रिजल्ट्स दे। तो ये थी इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब दूसरा मेथड क्या है, तो हमने क्या पढ़ा है कि सैम्पलिंग क्या होता है ये देखा, फिर सैम्पलिंग के क्या देखे हमने, 2 टाइप देखे, एक प्रोबेबिलिटी और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड्स के टाइप। तो हमने सबसे पहले देखा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा क्या हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टेटा बनाते हैं। स्टेटा का मतलब क्या होता है कि कुछ सब ग्रुप्स, कुछ सेक्शंस, कुछ सेगमेंट्स बनाते हैं। अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप्स। की हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और उनको ग्रुप के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी अगर जैसे मेल और फीमेल है, ये 2 हमने क्या बना लिए, 2 सब ग्रुप बना लिए, कि सब ग्रुप बना लिए। फिर हम जो जितने भी मेल हैं
उसमें से रैंडमली कुछ सेलेक्ट करेंगे और जितने भी फीमेल है उसमें से रैंडमली कुछ सेलेक्ट करेंगे। तो ये दो हमारे क्या हो गए ग्रुप। और जो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था उसमें क्या था, उसके अंदर कुछ ग्रुप नहीं था कि कितने भी मेल आ सकते कितने भी फीमेल आ सकती है, पर इसके अंदर हमारे पास अलग ग्रुप है तो दोनों के रिप्रेजेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अ रैंडम सैंपल इज ड्रॉन, कि सब ग्रुप बनाने के बाद में इनमें से कोई भी रैंडमली हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है कि टू एंश्योर ईच सब ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड फेयरली, कि हम इसमें क्या इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो हर एक ग्रुप है ना वो हमारे सैंपल में फेयरली रिप्रेजेंट हो। जैसे कि हम और भी कुछ सब ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि अदर कैटेगरीज भी कर सकते हैं। नॉर्मली सैंपल में क्या होता है कि हम अदर्स को सैंपल में इंक्लूड नहीं करेंगे, पर जब हमने एक ऐसा सब ग्रुप बना लिया तो चांसेस है कि जो अदर्स है वो भी हमारे सैंपल का हिस्सा हो। और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के दो टाइप है। सबसे पहला है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोपोर्शन मतलब कि इक्वल प्रोपोर्शन में कोई चीज़ को सेलेक्ट करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास मेल्स है और फीमेल्स है, ये दो हमने स्टेटा बनाए, दो सब ग्रुप बनाए, पहला मेल दूसरा फीमेल। मेल्स की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन कितनी है 600, ठीक है, और फीमेल्स की 400। तो ये इनका प्रोपोर्शन क्या है पॉपुलेशन में, इसका ये 60% है पॉपुलेशन की और ये 40% है पॉपुलेशन की, है ना। यही है कि मेल 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फीमेल 40% ऑफ पॉपुलेशन को सेलेक्ट करी है। अब सपोज हमने इस 1000 में से 100 का सैंपल लेना है, तो हम इसी प्रोपोर्शन में सैंपल लेंगे कि 60% जो हमारा सैंपल है 60% जो हमारा सैंपल है वो किसको रिप्रेजेंट करे, मेल को करे, और जो 40% सैंपल है वो किसको रिप्रेजेंट करे, वो फीमेल को करे। इसी सेम प्रोपोर्शन में जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पल साइज फ्रॉम ईच स्टेटम इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द स्टेटम इन द पॉपुलेशन, कि जो भी हम सैंपल का साइज सेलेक्ट करेंगे वह उसी सेम प्रोपोर्शन में सेलेक्ट करेंगे जो हमारी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। कि मतलब पॉपुलेशन में अगर 60% मेल है तो हमारे सैंपल में भी 60% मेल ही होंगे। तो इसको हम बोल देते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब आता है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कि इसके अंदर हम कैसे रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनली सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि व्हेन रिसर्चर वांट्स टू फोकस मोर ऑन स्मॉलर स्टेटा फॉर बेटर एनालिसिस, कि अगर मान लो रिसर्चर को कोई दूसरे स्टेटा पे फोकस करना है, कि वो किसी दूसरे स्टेटा पर फोकस करके अपनी एनालिसिस को बढ़ाना चाहता है या बेटर एनालिसिस करना चाहता है, तो वो कोई और स्टेटा पे भी फोकस कर सकता है। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन क्या है 1000 की, जिसके अंदर 600 मेल्स है और 400 फीमेल्स है, बट हमने सेलेक्ट कैसे किया कि हमने 50 मेल्स कर लिए और 50 फीमेल्स, तो ये सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हमने नॉन प्रोपोर्शनली सेलेक्ट किया है, तो इसको हम बोल देते हैं डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसकी एडवांटेज क्या है कि थोड़ी प्रिसीजन इंक्रीज हो जाती है, बेटर रिप्रेजेंटेशन, कंपैरेटिव एनालिसिस, कि हम कंपेयर भी कर सकते हैं एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करना इजी है। फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो हमारा काम है उसमें हमें पता है कि क्लियर सब ग्रुप्स है, तो हमारा काम करने का तरीका भी थोड़ा इजी हो जाता है कि हम इजीली उस डाटा को हैंडल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हमें पता तो होना चाहिए कि इतनी अगर पॉपुलेशन है तो उसके अंदर इतने प्रोपोर्शन में मेल है, इतने प्रोपोर्शन में फीमेल है, पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो इसको हम एक डिसएडवांटेज की तौर पे लेंगे कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, कि मतलब सबसे पहले पॉपुलेशन लो फिर उनको स्टेटा में डिवाइड करो, थोड़ी एज़ कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये कॉस्टली भी होगी। और बहुत बार ये है कि भाई जो हम स्टेटा बनाएंगे या जो सब ग्रुप बनाएंगे उसको फॉर्म करना भी मुश्किल हो सकता है और उसके अंदर भी अलग अलग एरर्स आ सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप है वो है एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम एक पॉपुलेशन लेते हैं, जैसे कि सपोज ये एक मैप लिया हमने, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसमें से कोई क्लस्टर डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमें इसमें से सैंपल लेना है, तो ऐसे इसमें से हम क्लस्टर्स को चूज़ करेंगे कि इनमें से हमें हमारे सैंपल को
चूज़ करना है। ठीक है। मेथड वेयर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स ऑफन जोग्राफिकल और नेचुरल ग्रुप्स, कि हम जोग्राफी के बेसिस पे हमारे क्लस्टर्स बना लेते हैं अलग अलग, और इन क्लस्टर्स को हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं हमारी स्टडी के लिए। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, प्रैक्टिकल फॉर वाइडली स्प्रेड पॉपुलेशन, ईजी टू ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट, कि हमें पता है हमें क्या करना है, सिर्फ एक मैप लेके उसके ऊपर क्लस्टर्स ही बनाने हैं, तो वो थोड़ा इजी होता है उसको ऑर्गेनाइज करना भी। डिसएडवांटेज क्या है कि सैम्पलिंग एरर भी आ सकता है इसके अंदर, और जो क्लस्टर है जैसे कि हमने सपोज ये एक क्लस्टर चूज़ कर लिया, ज़रूरी तो नहीं है कि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, और बायस भी आ सकती है कि अगर हमने क्लस्टर को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया तो बायस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब हमारा स्टार्ट होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप। तो सबसे पहले कौन सा सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग। ये सिमिलर है किसके, ये जो हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, बट इसमें और इसमें जो स्ट्रेटिफाइड है और कोटा में डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, है ना, बट इसके अंदर हम रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते, हम हमारी कन्वीनियंस के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि रिसर्चर रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेटा ऑफ पॉपुलेशन, की रिसर्चर ने क्या है कि पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया, और अब उसमें से वो क्या करेगा, वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सेलेक्ट करेगा आर्बिट्रेरीली, कि मतलब कुछ कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर ये नहीं है कि उसको रैंडमली ही सेलेक्ट करना। अगर रैंडमली करेगा तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप हो जाएगा, बट इसके अंदर वो कोई भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर सकता है। तो इसको हम कई बार पुअर मैन्स प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल भी बोल देते हैं इसीलिए। एडवांटेज क्या है कि क्विक एंड क्रूड रिजल्ट्स, कन्वीनियंट और लेस कॉस्टली, गारंटी इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट स्टेटा। डिसएडवांटेज क्या है कि क्लासिफिकेशन एरर भी आ सकता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी और जनरलाइजेबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। पर्पसिव जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम अपने बेसिस, हम हमारी पर्सनल डिसीजन मेकिंग पावर, हम नहीं मतलब जो भी रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट के बेसिस पे कोई भी सैंपल को सेलेक्ट करता है। कि इसमें क्या है कि मेथड वेयर रिसर्चर सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन जजमेंट अबाउट हु विल प्रोवाइड द मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट के बेसिस पे सेलेक्ट करेगा पार्टिसिपेंट्स को कि कौन सा इंडिविजुअल हमें इस पर्टिकुलर स्टडी के रिलेटेड में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल कि अगर हमें कोई नेशनल इशू के बारे में स्टडी करना है कि लोगों का उस पर्टिकुलर नेशनल इशू के बारे में क्या एटीट्यूड है, तो हम किसका सैंपल लेना प्रेफर करेंगे कि जो रिसर्चर है वो जर्नलिस्ट, टीचर्स, लेजिस्लेटर, इनका सैंपल लेगा, क्योंकि ये उस चीज़ को शायद बेटर रिप्रेजेंट करेंगे कि उनको उनके बारे में जो नेशनल इशू है उसके बारे में उनको अवेयरनेस ज़्यादा होगी। तो रिसर्चर ने क्या किया कि अपनी जजमेंट के बेसिस पे कौन सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसके बेसिस पे उसने जो पार्टिसिपेंट्स है वो सेलेक्ट कर लिए। एडवांटेजेस क्या है कि हमें इन डेप्थ और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ये यूज़फुल है, हमारा टाइम बचाएगा, रिसोर्सेज बचाएगा, और इसमें हम स्पेसिफिक और रेलिवेंट पार्टिसिपेंट्स पे ही फोकस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि रिसर्चर की बायस आ सकती है, कि मतलब उसकी खुद की सब्जेक्टिविटी आ सकती है कि वो किसी को भी सेलेक्ट कर ले। जो हम रिजल्ट्स को पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे तो वो उसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और नेक्स्ट आता है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। एक्सीडेंटल यानी कि मतलब कोई भी हमें इंडिविजुअल मिल गया और तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पार्टिसिपेंट बना लेंगे हमारे रिसर्च या स्टडी का। तो इसमें क्या होता है, मेथड वेयर द रिसर्चर सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स हु आर इजीली एक्सेसिबल, कि मतलब जो भी उसको उस टाइम पे मिले पार्टिसिपेंट्स उसको उसने उस स्टडी में इंक्लूड कर लिया। जैसे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई रिसर्चर शॉपिंग मॉल में लोगों को सर्वे कर रहा है, क्यों, क्योंकि बस उसको पता चल गया कि वो बंदे वहाँ पे प्रेजेंट है, कोई भी रैंडम मॉल में गया और जो भी उसको पहले आते दिखे उसने उनका सैंपल कर लिया, उनको एज अ सैंपल के तौर पे ले लिया। तो इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग। ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है कि जो सबसे पहले टकरे वो हमारे सैंपल का पार्ट हो गए।
ये हमारा टाइम और मनी भी बचाता है, ये कन्वीनियंट मेथड है, बट इसके अंदर हम कुछ भी जर्नलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। जो इंडिविजुअल को सबसे पहले मिले वो हमारे सैंपल में इंक्लूड हो गए। अब नेक्स्ट होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल, इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि स्नोबॉल कैसे होती है कि जैसे सबसे पहले इतनी बॉल है, फिर वो इधर इधर आगे आगे ट्रैवल करेगी तो वो उसका साइज़ बढ़ता जाएगा क्योंकि स्नो उसके साथ अटैच होती जाएगी। यही होता है स्नोबॉल में, है ना, लेयर बनती जाती है। तो सेम इसी सैम्पलिंग में है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई स्टडी कंडक्ट करनी है ड्रग एब्यूज़ के जो पेशेंट्स हैं उन पे, तो हमें ऐसे पेशेंट को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। पर एक जो ड्रग ले रहा है उसको पता होगा कि दूसरा जो ड्रग का पेशेंट है, जो ड्रग को यूज़ करता है, वो कहाँ मिलेगा। तो ऐसे जो एक पार्टिसिपेंट है वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन देता है और ऐसे हम हमारे सैंपल को बढ़ाते हैं, ऐसे हम हमारे सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। तो ये ऐसी पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है जिनको हम नॉर्मली नहीं पहुंच सकते उनके पास, कि हमें नहीं पता होगा कि कौन सा बंदा ड्रग को अब्यूज़ कर रहा है ना। तो जो सिर्फ उसको यूज़ कर रहा है वही बताएगा कि हाँ उस पर्टिकुलर जगह पे वो इंडिविजुअल्स भी इसी सेम चीज़ में एंगेज्ड है। तो इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इसकी एडवांटेज क्या है कि हम ऐसी पॉपुलेशन को एक्सेस कर सकते हैं जिनको नॉर्मली एक्सेस करना मुश्किल होता है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। ये हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट इन सेंसिटिव रिसर्च टॉपिक की, कुछ जैसे ये सेंसिटिव है तो इनके अंदर ट्रस्ट को बिल्ड करने में ही हेल्प करता है, क्योंकि अगर नॉर्मली हम अप्रोच करेंगे किसी को तो वो शायद उस स्टडी का पार्ट नहीं होगा, बट अगर एक इंडिविजुअल जो सेम उसी के अंदर एंगेज है वो दूसरे बंदे को अप्रोच करे तो चांसेस हाई है कि वो बंदा हमारे सैंपल के अंदर इंक्लूड हो सकता है। और डिसएडवांटेज कि हमारा जो बायस का रिस्क है वो बहुत होता है, स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और जो डाइवर्सिटी है सैंपल की वो लिमिटेड हो सकती है। सैचुरेशन सैम्पलिंग, इसका सिंपली मतलब क्या है कि डाटा सेटिस्फेक्शन, कि जितनी इन्फॉर्मेशन आ गई है उससे हम सेटिस्फाई हो गए। जैसे सैचुरेशन का मतलब क्या है कि हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि हम आगे कितना भी जो डाटा है वो कलेक्ट कर ले उससे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई नई हमें नॉलेज नहीं मिल रही, तो उसको हम सैचुरेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो रिसर्चर है वो उस लेवल तक सैंपल को सेलेक्ट करता है जहाँ तक उसको नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, पर एक पॉइंट जहाँ पर आके उसको नई इन्फॉर्मेशन उस डाटा से मिलनी बंद होगी तो वो अपने सैंपल को वहीं रोक देगा। जैसे कि एग्जांपल की इंटरव्यूइंग टीचर्स अबाउट ऑनलाइन लर्निंग, कि हम टीचर्स को क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं उनका कि उनका जो ऑनलाइन लर्निंग है उसके बारे में क्या उनके थॉट्स हैं। हमने 20 टीचर का इंटरव्यू लिया, अब हम उसके बाद हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलनी बंद हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हमारे सैंपल को 20 तक ही लिमिटेड रखेंगे और हमारे जो सैम्पलिंग की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन सैम्पलिंग। नेक्स्ट है डेंस सैम्पलिंग। डेंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट करते हैं बहुत अलग अलग इंडिविजुअल से, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है इसमें, बेसिकली लार्ज ग्रुप होता है, ताकि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इन डेप्थ कर सके और हमारी रिच डाटा और क्वालिटी डाटा हम कलेक्ट कर सके, तो उसको हम डेंस सैम्पलिंग बोलते हैं। अब कुछ अलग तरह की भी सैम्पलिंग है, मतलब कि उसको कैटेगराइज करना मुश्किल है कि वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो इसमें आता है एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। बहुत सी बुक में कहीं इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में कैटेगराइज कर रखा है, कहीं पे इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में कैटेगराइज कर रखा है। तो इसको बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम एक पॉपुलेशन को एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल कि हमारी क्लास है, उसमें से हमें 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो हमने क्या किया कि 50 बच्चे हैं क्लास में, तो उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, या तो रोल नंबर वाइज अरेंज कर दिया। सपोज हमने रोल नंबर वाइज कर दिया, तो 1 2 3 4 ऐसे रोल नंबर है, तो हमें सैंपल कितना कलेक्ट करना है, 10। तो ऐसे हमने पूरे 50 लिख लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने
पहला बच्चा सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने 6th कर लिया, फिर ऐसे करके हमने 11th कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके हम एवरी nth टर्म कर रहे हैं। या फिर एग्जांपल कि 100 बच्चे हैं तो हमें 10 बच्चे इसमें से सेलेक्ट करने हैं, तो जिसका रोल नंबर 10 है उसको सेलेक्ट कर लिया, जिसका 20 है उसको सेलेक्ट कर लिया, 30 है उसको, 40, 50, 60 ऐसे करके हमने 10 बच्चे उस 100 की पॉपुलेशन में से सेलेक्ट कर लिया। तो हर nth एलिमेंट जो पॉपुलेशन की लिस्ट में है उसको चूज़ करना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो इसके अंदर इसको बहुत से इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी में इसलिए करते हैं कि क्योंकि एक बार हमने जो सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हमारे पास चांसेस नहीं है कि हम कौन से बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, जो ऑर्डर में वही आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप्स क्या है इसमें कि अरेंज द एंटायर पॉपुलेशन इन एन ऑर्डर, कि कोई भी एक ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। फिर हम सैम्पल साइज सेलेक्ट करेंगे कि हमें कितना निकालना है। जैसे इसमें हमने 100 लिया, 100 हमारा पॉपुलेशन साइज था और 10 हमें सैंपल निकालना था। फिर हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग इंटरवल डिसाइड करेंगे। जैसे अगर 10 निकालने हैं तो पहला 10th ले लिया, फिर 20, फिर 30, 40, 50 ऐसे करके हम सैंपल निकालते हैं। एक होता है डबल सैम्पलिंग। डबल सैम्पलिंग जैसे कि इसका नाम बता रहे हैं कि हमने पहले कोई एक सैंपल निकाला, जैसे कि हमने 10,000 की पॉपुलेशन थी, उसमें से हमने 1000 का सैंपल निकाल लिया। अब ये एक सैंपल हो गया, सैंपल 1। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो सैंपल 1 है इसी में से हम एक और सैंपल निकाल लेते हैं 100 बंदों का। ठीक है, 100 बंदों का सैंपल निकाल लिया। तो इसमें हमने क्या किया, डबल सैम्पलिंग किया, 2 बार सैंपल निकाले हैं। तो डबल सैम्पलिंग एज इट्स नेम इम्प्लाइज इज डिफाइंड एज ड्रॉइंग अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर सैंपल ऑफ देम, कि एक सैंपल में से दूसरा सैंपल निकालना है, उसको क्या बोलते हैं, डबल सैम्पलिंग बोलते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो सैम्पलिंग के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।